नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पॉलीटेक्निक क्लासेस के एक और नए वीडियो पर। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर सीरीज चल रही थी 20 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ पार्ट 5। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए केवल और केवल 5 वीडियो में। तो आज हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तभी वीडियो को देखिएगा। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली किसी भी स्टेट से पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस बार आने के भी चांसेस है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है संतृप्त विलयन। यानी कि संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। इनमें से कौन है जो अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है? तो ये भी एक संतृप्त विलयन ही होता है जो अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मोलरता प्रदर्शित होती है। मोलरता कैसे प्रदर्शित होती है? तो ये मोल प्रति लीटर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये से का मतलब समझिएगा कि मोल प्रति लीटर से प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो मोलरता प्रदर्शित होती है किससे? मोल प्रति लीटर से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि मोलल विलयन वह है जिसमें विलय का 1 मोल होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो विलायक के 1000 ग्राम में जितने भी विलय होते हैं वो होता है मोलल विलयन। यानी कि मोलल विलयन वह है जिसमें विलय का 1 मोल होता है विलायक के 1000 ग्राम में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि नॉर्मलता का निरूपण है। यानी कि हम लोग नॉर्मलता को कैसे निरूपित करते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ग्राम तुल्यांकी अपॉन में लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा ग्राम तुल्यांक अपॉन में लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि n तथा 1/10n बिलियन का अर्थ है क्रमशः। क्या अर्थ है? नॉर्मल और डेसी नॉर्मल। यानी कि n से हो गया नॉर्मल और 1/10n से हो गया डेसी नॉर्मल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी विलयन की मोललता बराबर है। किसी विलयन की मोललता किसके बराबर होती है? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन की किग्रा संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए सिंपल आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले की वीडियो बनाई थी उसको आप लोगों को देखना है, जहाँ पे मैंने सभी बताए थे कि मोललता उनके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मोललता पूछ रहा है तो ये होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन की किग्रा संख्या। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग इसको तुरंत जो है आंसर कर दोगे और इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी पदार्थ की विलयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। पूछ रहा है कि किसके कारण प्रभावित नहीं होती है? ताप, समायतन प्रभाव, विलय के कणों का आकार या फिर दाब। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दाब, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि किसी पदार्थ की विलयता दाब के कारण प्रभावित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे कहा जाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन। जब संतृप्त विलयन से अधिक होगा विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी कि वो एक असंतृप्त विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
शुद्ध पानी की मोलरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी की मोलरता कितनी होती है। तो ये होती है 55.6, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। शुद्ध पानी की मोलरता कितनी होती है? 55.6। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों केमिस्ट्री के। अब हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स की। दोस्तों मुझे पता है मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन है समझाने वाले उसको मैं समझाते हुए भी चलूँगा। देखिए क्योंकि फिजिक्स में अब समझाने वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन अभी 11 कह रहा है कि इस्पात और तांबे की बनी द्विधात्विक पत्ती गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो उस पर दोस्तों ये प्रभाव पड़ेगा कि इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है। यानी कि अगर हम लोग इस्पात और तांबे की बनी द्विधात्विक पत्ती को गर्म करते हैं तो जो पत्ती है वो इस तरीके से मुड़ती है कि तांबा जो होता है उसके उत्तल की ओर रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है कि वो कौन सा ताप होगा जब केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, K = C+273। ये केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक संबंध होता है। तो सिंपली क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा ताप होगा जब केल्विन का ताप सेल्सियस के मान का 2 गुना होगा, यानी कि एक कंडीशन दे रहा है K = 2C। तो सिंपली हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमें पता होती है, ये कंडीशन दे रहा है। तो सिंपली हमें K की जगह क्या रख देना है, 2C रख देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे K है। यहाँ इस वाले समीकरण को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ये हमें समीकरण पता होती है, ये फॉर्मूला होता है और ये कंडीशन हमें दे रहा है। तो सिंपली यहाँ से जो K की वैल्यू है हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, K की जगह हमने रख दिया 2C = C+273। अब आप लोगों को पता है ये C इधर जाएगा तो 2C में से एक C माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1C, यानी कि एक C बचेगा और C की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 273 डिग्री। यानी कि वह ताप 273 डिग्री होगा जब केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 1 किग्रा भार का मान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा है और इम्पोर्टेंट भी है। पूछ रहा है कि 1 किग्रा भार का मान होता है, देख सकते हो पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों 9.8 न्यूटन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में भी इसका यूज़ न्यूमेरिकल में भी इसका यूज आप लोग कर सकते हो। जब कहेगा कि किग्रा भार में दिया हो और आंसर आप लोग का न्यूटन में आया हो तो सिंपली आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है, आप लोगों के लिए ध्यान में रखते होंगे तो पता होगा। तो 1 किग्रा भार का मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है। बल का आवेग पूछ रहा है। सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन में बल का आवेग पूछ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को बल के आवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला होता है बल का आवेग बराबर बल गुणे समय। बल कितना है दोस्तों, 100 न्यूटन लगाया जा रहा है, कितने समय के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले में हमें रख देना है 100 × 0.4 और ये कितना आ गया, 40 न्यूटन सेकंड। बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, तो क्या आ गया, 40 न्यूटन सेकंड। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भिन्न भिन्न द्रव्यमान की 2 गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, ऐसे में सही कथन है। पूछ रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की 2 गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं,
ऐसे में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही कथन है कि भारी गेंद का जो संवेग होगा वो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कितनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी? पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया है। तो सिंपल दोस्तों, हमें पहले इसके लिए दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला k बराबर हाफ mv² और दूसरा फॉर्मूला v बराबर p अपॉन m। अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी तब इस क्वेश्चन को सिंपली आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक बार क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए, यानी कि पिंड का अगर हम लोग संवेग को दोगुना कर दे जाएं तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। k बराबर हाफ mv² और v बराबर होता है p अपॉन m। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो k बराबर हाफ mv² हो गया, तो v की जगह हमें रखना है p अपॉन m। तो ये हो जाएगा p² अपॉन m², और इस वाले m से एक m कट जाएगा नीचे का, तो हमें सिंगल m मिलेगा, यानी कि जो हमें k का फॉर्मूला मिल जाएगा वो मिल जाएगा p² अपॉन में 2m। अब कह रहा है कि संवेग दोगुना कर दिया जाए तो k पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे पहले k था, अब यहाँ पे दोगुना कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 2p² अपॉन में p²। तो एक संबंध निकल के आ जाएगा k डैश इक्वल टू 4k, यानी कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि कितनी निकल के आ जाएगी। इस वाले फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि जब निकालना हो, देखिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो 4 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि k डैश माइनस k अपॉन में k मल्टीप्लाई 100। सिंपली k डैश का हमें वैल्यू पता है 4k माइनस k अपॉन में k मल्टीप्लाई 100, फिर 4k में से एक k गया 3k अपॉन में k मल्टीप्लाई 100, k से k कट गया, 3 से मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 300, और ये जो वैल्यू निकल के आ गई वो किस में निकल के आ जाएगी, परसेंटेज में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गतिज ऊर्जा का कारण है उनकी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गतिज ऊर्जा का कारण क्या है, उनकी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसमें उत्पन्न की जा सकती हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये ठोस, द्रव व गैस तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघट्ट होता है। कैसा संघट्ट होता है, अणुगति सिद्धांत के अनुसार ये होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है, ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने पेपर देखा था तो उसमें था। तो ये क्या होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। 2011 में पूछा गया है। तो ये निम्न ताप पर उबलेगा, यानी कि जो पहले 100 पर उबलता था, अगर हम उसके दाब को कम कर देंगे तो जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, चाहे वो 80, 90 कुछ भी हो सकता है। तो ये निम्न ताप पर उबलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दो यार। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पीछे के चारों पार्ट देख लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है ये 5 पार्ट कंप्लीट हो गया है और टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो देखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
तो कभी भी टाइम मिले तो क्वेश्चन को देख लेना। PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं उन सभी लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग ज्वाइन हो जाइए। एग्ज़ाम आप लोगों का आ रहा है तो सारे PDF जो आप लोगों को वहीं पे मिला करेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।